आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्तनी की भ्रूण कलाओं के नाम बताइए। भ्रूण कलाओं को गर्भ झिल्लियाँ भी कहा जाता है, यानी यहाँ पर गर्भ झिल्लियों के नाम बताना है। तो गर्भ झिल्लियों के नाम होंगे एमनियॉन, कोरियन, एलेंटायस और यॉर्क सैक। एमनियॉन क्या है? तो एमनियॉन भ्रूण के ऊपर की ओर बनती है, जो भ्रूण को सूखने से बचाती है और बाह्य आघातों से रक्षा भी करती है। यानी भ्रूण के ऊपरी भाग में बनती है, भ्रूण को सूखने से बचाती है, बाह्य आघातों से रक्षा भी करती है, आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य एमनियॉन करती है। फिर दूसरी है कोरियन। तो कोरियन जो होती है, भ्रूण के चारों ओर फैली रहती है और यह भ्रूण के श्वसन, पोषण और उत्सर्जन में मदद करती है। फिर तीसरी है एलेंटायस। तो एलेंटायस को अपरा पोषिका भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? अपरा पोषिका भी इसको कहते हैं। और यह नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ी रहती है। नाभि के द्वारा किससे? भ्रूण से जुड़ी होती है और इसी से रुधिर कोशिकाओं का विकास होता है और यह गर्भाशय से भ्रूण के लिए पोषक पदार्थों तथा ऑक्सीजन का परिवहन करती है। यानी गर्भाशय से भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, कह लीजिए। और फिर चौथी है यॉर्क सैक। तो ये क्या है? यॉर्क सैक निषेचन के 8वें दिन परत बनती है। ये जो यॉर्क सैक है, ये निषेचन के 8वें दिन इसका निर्माण होता है और दूसरे और तीसरे सप्ताह जब हो जाता है, दूसरा और तीसरा सप्ताह, तो दूसरे तीसरे सप्ताह में यह भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान करती है। भ्रूण को क्या करती है? पोषक पदार्थ देती है। और चौथे सप्ताह में यह आंत्र का भाग बन जाती है, यानी आंत्र में बदल जाती है। तो ये हो गए चारों भाग, यानी चारों झिल्लियों के नाम एमनियॉन, कोरियन, एलेंटायस और यॉर्क सैक। आते हैं अगले प्रश्न पर। ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी स्तर की कोशिकाओं का नाम बताइए। ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी स्तर की कोशिकाओं का नाम बताना है। तो बाहरी स्तर की कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं। ट्रोफोब्लास्ट। बता दें कि ब्लास्टोसिस्ट भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है। जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये क्या है? भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक स्टेज होती है। मतलब जब निषेचन होता है तो निषेचन के 4 से 5 दिन बाद मोरुला एक खोखली गेंदनुमा रचना बनाता है। जो मोरुला होता है वो खोखली गेंद जैसी रचना बनाता है। भ्रूण की इसी अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। यानी उसी खोखली गेंद जैसी संरचना को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और इसमें कोशिकाओं की जो बाह्य लेयर होती है उसी को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसकी कोशिकाओं की जो बाह्य लेयर है उसी को ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मोरुला क्या है? तो मोरुला जब जायगोट या युग्मनज में विभाजन होता है, जब निषेचन हो गया तो जायगोट बनता है, और जायगोट या युग्मनज में जब विभाजन होता है तो जब वो 16 कोशिकाओं का बन जाता है, यानी 16 कोशिकाओं की एक ठोस रचना बन जाती है, तो उसी को मोरुला बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि मोरुला क्या है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है जो अंडाणु को बेधने में सहायता करता है? यानी जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो अंडाणु को बेधने में हेल्प करता है? तो इसका आंसर होगा हाइलोरिनिडेज और न्यूरिमिनिडेज। हाइलोरिनिडेज और न्यूरिमिनिडेज ये 2 एंजाइम होते हैं, शुक्राणु के एक्रोसोम में पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु को भेदने में सफल हो जाता है या अंडाणु को भेदता है। अगला प्रश्न है, उस जनन स्तर का नाम बताइए जिसमें कंकाल एवं पेशियां विकसित होती हैं। उस जनन स्तर का नाम बताना है जिसमें कंकाल और पेशियां विकसित होती हैं। तो इसका आंसर होगा मीसोडर्म। मीसोडर्म वो जनन स्तर है जिसमें कंकाल व पेशियां विकसित होती हैं। आपको बता दें कि मीसोडर्म से विकसित होने वाले अन्य अंगों में त्वचा का डर्बिस भाग होता है, पेशी व संयोजी ऊतक होते हैं, पेरिटोनियम है, वृक्क है, जनन है, एड्रिनल ग्रंथि आदि बहुत सारे हैं जो मीसोडर्म से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है बताना है। तो मादा की डिंब वाहिनी में, जो मादा की डिंब वाहिनी होती है अथवा जो फैलोपियन नलिका होती है, उसी फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क तथा जनन किस जनन स्तर से विकसित होते हैं? तो वृक्क तथा जनन अभी मैंने बताया था आपको मीसोडर्म, यानी मीसोडर्म जनन स्तर से विकसित होते हैं। तो इसी तरह से मीसोडर्म से विकसित होने वाले कुछ अन्य अंग आपको हम बता दें, जैसे त्वचा, पेशियां, संयोजी ऊतक,
हृदय, अंतःकंकाल, दांतों का डेंटाइन आदि ये जो अंग हैं ये सभी मीसोडर्म से विकसित होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है वृक्क तथा जनद। इसी तरह से इनमें से कोई और अंग पूछे जा सकते थे। तो ये सभी किससे? मीसोडर्म से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन किससे प्रेरित होता है? प्रसव के समय यानी बच्चा पैदा होने के वक्त गर्भाशय का संकुचन किससे प्रेरित होता है? इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यानी प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इनमें से कोई नाम आ जाए आप बता सकते हैं। तो प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रुला में बनी गुहा को क्या कहते हैं? भ्रूण में यह क्या बनाता है? तो इसका आंसर होगा आर्केंटेरान। आर्केंटेरान कहा जाता है और भ्रूण में यह आहार नाल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्लेसेंटा में मात्रक एवं भ्रूण के रुधिर में प्रत्यक्ष संपर्क होता है? जो प्लेसेंटा होती है, जो अपरा होती है, उसमें मात्रक एवं भ्रूण के रुधिर में प्रत्यक्ष संपर्क होता है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। विसरण के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी माता से बच्चे में जो कुछ भी जाता है वो सारा कुछ, ऑक्सीजन हो चाहे पोषण हो, पोषक पदार्थ हो, वो सभी सारा कुछ विसरण के माध्यम से बच्चे में पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा का एक प्रमुख कार्य लिखिए। यानी प्लेसेंटा या अपरा का प्रमुख कार्य लिखना है। आपको यहीं पर बता दें कि अपरा के बारे में यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उस पर मैंने डिटेल से चित्र सहित समझाया हुआ है। तो अपरा का एक प्रमुख कार्य यहाँ पर बताना है। अपरा का एक प्रमुख कार्य होगा कि माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाना। यानी अपरा क्या होती है? अपरा माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाती है या बच्चे तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है? ब्लास्टुला अवस्था जो होती है, यह अवस्था क्या है? ये भ्रूण के विकास की एक अवस्था होती है, एक चरण होता है जिसमें भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है? एमनियन, अपरा या कोरियन, एलेंटायस, योक्सैक। तो इसमें आंसर सही होगा बी वाला, यानी अपरा या कोरियन। ये ऐसी झिल्ली है जो भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है, कोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दूध मुक्त करता है? शिशु के जन्म के बाद ऐसा कौन सा हार्मोन है जो दूध को मुक्त करता है, निकालता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। शिशु जन्म के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध को मुक्त करता है। बता दें कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण स्तन के आकार बड़े हो जाते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन है, इन दो हार्मोन्स के कारण स्त्रियों में स्तन के आकार बड़े हो जाते हैं। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर दुग्ध स्रावण शुरू हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। महिलाओं में या स्त्रियों में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है बताना है, और निषेचन कला का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा डिंब वाहिनी। जो डिंब वाहिनी होती है, डिंब वाहिनी के ऊपरी 1/3 भाग में डिंबाणु का निषेचन होता है या अंडाणु का निषेचन होता है। जो महिलाएं होती हैं इसमें फाइलोपियन जो नलिका होती है, जो डिंब वाहिनी होती है, उसके 1/3 भाग में, वो भी ऊपरी 1/3 भाग में डिंबाणु का निषेचन होता है। और आगे से में पूछा गया है कि निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। तो निषेचन के बाद जो निषेचन कला है अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। यानी जब एक बार निषेचन हो गया है तो निषेचन कला क्या करती है कि जो अन्य शुक्राणु आ रहे हैं उनको अंदर नहीं आने देती है, उनको रोकने का कार्य करती है, वैन लगाती है उन पर। तो इस तरह से महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका के ऊपरी भाग में होगा। और निषेचन कला का मुख्य कार्य क्या है? तो जो शुक्राणु आते हैं और अन्य, उनको प्रवेश करने से अंदर रोकती है। तो यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्लास 9th से 12th तक के वीडियोस मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, और बोर्ड क्लास 10th और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मेरे चैनल में अपलोडेड हैं। आप लोग चैनल पे जाकर के उनको देख सकते हैं, अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।